हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 यानी विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और इसी वीडियो में पूरा चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि जनसंख्या यानी पॉपुलेशन क्या चीज होता है। ये किसी भी राज्य, प्रदेश, देश या किसी विशेष स्थान में निवास करने वाले कुल जन यानी लोगों की संख्या को कहते हैं जनसंख्या। ठीक है। और जनसंख्या यानी पॉपुलेशन यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी स्थान का टोटल नंबर ऑफ यानी टोटल लोगों की संख्या को, जन की संख्या को उस प्रदेश, उस क्षेत्र का क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। और जनसंख्या जो होता है वह किसी भी देश का वास्तविक धन या वास्तविक संसाधन होता है। ठीक है। और ये जनसंख्या को एक तरह से शिक्षा देकर के, प्रशिक्षण देकर के, यानी एजुकेशन ट्रेनिंग देकर के, अनुभव देकर के, एक्सपीरियंस देकर के इसको मानव संसाधन के रूप में बदला जा सकता है जनसंख्या को। ठीक है। किसको? मानव संसाधन के रूप में बदला जा सकता है। किसको? जनसंख्या को। ठीक है। कैसे? शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव देकर के। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका विश्व जनसंख्या। जनसंख्या समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आगे होगा कि जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या चीज होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से बटा हुआ है। जैसे कि यहां आपको कह रहा है कि विश्व की जो जनसंख्या है वो असमान रूप से बटा हुआ है। किसी देश में ज्यादा जनसंख्या है, किसी देश में कम है, किसी देश में मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा जनसंख्या है। जैसे कि चाइना में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, टोटल एक तरह से पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है। तो वही बात आपको कह रहा है कि विश्व की जो जनसंख्या है वो असमान रूप से बटा हुआ है। जैसे कि यहाँ जॉर्ज बी करेसी के अनुसार, ये जॉर्ज बी करेसी अध्ययन करते हैं जनसंख्या के बारे में और कहते हैं कि एशिया में जनसंख्या का वितरण, यानी एशिया के बारे में कहते हैं एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। और ये जो जैसे कि मतलब ये कह रहे हैं कि एक तरह से बहुत अधिक स्थानों पर, जैसे कि गांव हो गया, गांव में बहुत ज्यादा जगह है, बहुत अधिक स्थान है, तो वहां कम लोग रहते हैं। और बहुत कम स्थान पर, यानी जैसे कि नगर हो गया, शहर हो गया, बहुत कम स्थान पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। जैसे कि नगर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, वहां बहुत कम जगह है। तो यही बात जो है कौन कह रहे हैं? जॉर्ज बी करेसी कह रहे हैं। किसके संदर्भ में? एशिया के संदर्भ में, यानी एशिया की जनसंख्या के बारे में। और ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट है, विश्व जनसंख्या वितरण की दृष्टि से ये कथन जो है सत्य है, यानी एक तरह से फिट बैठता है जॉर्ज बी करेसी का ये कथन, ये स्टेटमेंट है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि जॉर्ज बी करेसी के अनुसार एक तरह से एशिया में जनसंख्या का वितरण को लिखें तो आपको एक तरह से यही लाइन लिखना है। देखिए यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा है, किसी की कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कोमा से घेरा जाता है। आप इसमें हल्का सा भी चेंजिंग नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये दूसरे का कहा गया मतलब कथन है। ठीक है। यानी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जॉर्ज बी करेसी के अनुसार एशिया के यानी एशिया में जनसंख्या का वितरण कैसा है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और ये कथन जो है एकदम फिट बैठता है विश्व जनसंख्या वितरण की दृष्टि से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जैसे कि जनसंख्या का वितरण का अर्थ होता है, मतलब यह होता है कि विश्व के अलग अलग भागों में कितनी संख्या में कौन सी जनसंख्या, बूढ़ा, बच्चे, वयस्क निवास करती है या जनसंख्या निवास करती है। यही हो गया कि आपकी जनसंख्या वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है। जैसे कि अर्थात भूपर पट्टी पर, पृथ्वी पर लोग किस प्रकार बसे हुए हैं, जैसे कि किस देश में कितना जनसंख्या बसा हुआ, कहाँ कम मतलब घनत्व है, कहाँ ज्यादा मतलब घनत्व है, कहाँ मतलब एक तरह से किस देश में, किस महाद्वीप में ज्यादा जनसंख्या बसा हुआ, कहाँ कम है। इसी का मतलब एक तरह से जो एक तरह से बटा हुआ है, इसी को क्या कहेंगे? जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। इसका मतलब जो होता है एक तरह से क्या होता है कि अलग अलग स्थानों, अलग अलग भागों, जैसे कि अलग अलग देशों में कितनी जनसंख्या, कितनी संख्या में जनसंख्या मतलब एक तरह से निवास करती है, अर्थात भूपर पट्टी पर, पृथ्वी पर लोग किस प्रकार बटे हुए हैं। ठीक है। जैसे कि किसी देश में ज्यादा जनसंख्या है, किसी देश में कम है, तो इसी को क्या कहेंगे? जनसंख्या का वितरण कहेंगे। जैसे कि यहाँ जनसंख्या का वितरण, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया, बूढ़ा हो गया, वयस्क हो गया, उसके बाद बच्चे हो गया। यदि बच्चे जो होता है एक तरह से देखिए यहाँ किसी भी देश में अगर देखिए इसका जो होता है बच्चे की दृष्टि से, यहाँ मैंने एग्जांपल लिया बच्चा। ठीक है। ये जो बच्चा यानी वर्ल्ड हेल्थ, आप समझ गए होंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। यानी WHO होता है। इसको अगर पोलियो वैक्सीनेशन अगर चलाना है बच्चे के लिए तो इसको ये अध्ययन करना पड़ता है कि किस देश में कितने संख्या में मतलब बच्चे का जनसंख्या वितरित है, यानी एक तरह से कितने संख्या में बच्चा मतलब बटा हुआ, किस देश में ज्यादा जनसंख्या है बच्चे का, किस देश में मतलब एक तरह से कम जनसंख्या है। तो इसलिए ये जो अध्ययन करता है किसके अंतर्गत करता है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जनसंख्या वितरण के अंतर्गत। तो जनसंख्या वितरण के अंतर्गत एक तरह से अच्छा तरह से डेटाबेस तैयार किया जाता है बच्चों का और उन्हीं के अनुसार एक लिस्ट बनता है WHO में यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, और उसी के अनुसार मतलब एक तरह से पोलियो वैक्सीनेशन चलाया जाता है। ठीक है। यानी मैं एक तरह से यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ बताया जा रहा है कि विश्व जनसंख्या का 90% यानी जनसंख्या पृथ्वी के 10% भाग पर यानी अर्थात स्थल पर निवास करती है। यानी विश्व में टोटल कितना 100% जो जनसंख्या है उसमें से 90% जनसंख्या अकेले मतलब
90% जनसंख्या टोटल, यानी एक तरह से टोटल पृथ्वी जो है, टोटल भूभाग जो है, टोटल भूभाग के 10% भाग पर ही निवास करती है 90% जनसंख्या। बाकी 10% जनसंख्या बच गया इधर, ठीक है। बाकी 10% जनसंख्या जो बचा, तो इधर कितना, मतलब 10% भूभाग पर कौन जनसंख्या, कितना परसेंट जनसंख्या, 90% जनसंख्या। तो यहाँ 10% भूभाग रहा, ठीक है। तो 10% भूभाग इधर यानी 90% जनसंख्या कैप्चर कर लिया, तो बाकी बचा इधर कितना भूभाग, 90% भूभाग बचा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ कितना परसेंट भूभाग बचा, 90% भूभाग बचा, और यहाँ किधर है, यानी 100% में 90% जनसंख्या इधर चले गया, यानी 10% में चले गया, तो बचा कितना परसेंट, 10% जनसंख्या बचा। और ये 10% जनसंख्या जो है टोटल 90% मतलब एक तरह से भूभाग पर निवास करती है, यानी एक तरह से ये भी कह सकते हैं और एक तरह से ये भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी इधर से बात पकड़िए या फिर उधर से बात पकड़िए, बात बराबर होती है। 90% जनसंख्या पृथ्वी के टोटल 10% भाग पर निवास करती है, या फिर 90% भूभाग पर, 90% भूभाग पर टोटल 10% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। यही बात आपको समझना है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा है कि आगे आपको कहा जा रहा है कि दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या निम्नलिखित 10 देशों में निवास करती है। इनमें से 4 देश जो है एशिया के अंतर्गत आता है, यानी वर्ल्ड में कितना टोटल 100% जनसंख्या, तो उसमें से जो है आप 60% जो जनसंख्या है वो टोटल कितना 10 ही देशों में निवास करती है। अब वो 10 देश कौन कौन सा है, चाइना हो गया, भारत हो गया, मैक्सिको हो गया, रूस हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, उसके बाद ब्राजील, और क्या हो गया इंडोनेशिया और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 10 देश जो हैं, ये यानी 10 देश में अकेले 60% जनसंख्या निवास करती है, पूरा वर्ल्ड का, पूरा दुनिया का, ठीक है। और ये 10 देश में 4 देश जो है किसका है, एशिया का है। और जो 4 देश एशिया के हैं, मैं यहाँ ब्रैकेट में एशिया में यहाँ टाइपिंग कर दिया हूँ। चाइना हो गया एशिया के, भारत हो गया, उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये चारों देश कहाँ के हैं, एशिया महाद्वीप में आते हैं, ठीक है। और 60% जनसंख्या, ये टोटल 10% जो यानी टोटल 60% जो जनसंख्या है वर्ल्ड का, पूरा दुनिया का, ये 60% जनसंख्या टोटल कैप्चर हो, यानी ये 60% जनसंख्या टोटल एक तरह से निवास करता है, कैप्चर हो जाता है किस में, यही 10 देश में, यही 10 देश में कैप्चर हो जाता है, ठीक है। यही बात आपको बताया जा रहा है। अब आगे आपको बताया जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र, जैसे कि विशेष क्षेत्र क्या हो गया, राज्य, प्रदेश, देश के अंतर्गत यानी के जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को, रेशियो को क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। यानी पीडी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर P/A, यानी P/A, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, P मतलब पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, A बराबर एरिया यानी एक तरह से क्षेत्रफल, PD मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व। यानी एक तरह से ये जो है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अनुपात है, किस किस के बीच का अनुपात है, जनसंख्या और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का अनुपात है, ठीक है। यानी एक तरह से अगर आप PD निकालेंगे यानी जनसंख्या घनत्व निकालेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जनसंख्या यानी एक तरह से जनसंख्या यानी पॉपुलेशन को भाग देना पड़ेगा उसके एरिया से, यानी टोटल एरिया से, जो एरिया आपका मतलब जिस क्षेत्र का आप एक तरह से जनसंख्या घनत्व निकालना चाहेंगे। इस तरह से जनसंख्या घनत्व से प्रति वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर में निवास करने वाले जन यानी लोग, जन का मतलब क्या होता है, लोग का औसत मान पता चल जाता है, यानी एवरेज वैल्यू पता चल जाता है, कितना निवास करता है 1 किलोमीटर वर्ग, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर कितना लोग बसे हैं, कितना लोग निवास करते हैं, ठीक है। यह आपका फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। देखिए यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यानी किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या मान ली 2 लाख है, कितना है, 2 लाख है, और प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 5 यानी 500 किलोमीटर, यानी एक तरह से 500 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 500 वर्ग किलोमीटर है। तो यानी पीडी निकालना है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व आपको निकालना, तो क्या कीजिएगा, यानी पॉपुलेशन को भाग दे देना है एरिया से, यानी जनसंख्या को भाग दे देना है क्षेत्रफल से। तो जनसंख्या आपका कितना है, 2 लाख, तो 2 लाख को कितना से भाग देते, 500 से, यानी 500 क्या है आपका एक तरह से एरिया है, यानी वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा कितना, 400, यानी 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर निकलेगा, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, जनसंख्या घनत्व निकल गया, ये प्रदेश का, ठीक है, यानी पीडी निकल गया, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट है, ज्यादा मतलब दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, एक तरह से शॉर्ट है, ज्यादा मतलब एक तरह से जो है ज्यादा मतलब लेंदी वाला ये चीज नहीं है, आपको समझने में आसानी है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताया जा रहा है कि जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाला अवयव या कारक, यानी अवयव या कारक, ये दोनों एक ही चीज है। यानी जनसंख्या वितरण कैसा, मतलब जनसंख्या वितरण आप तो समझ गए होंगे कि किस देश में कितना जनसंख्या फैला हुआ है, किस देश में कम जनसंख्या है, किस देश में ज्यादा जनसंख्या है, इसी को क्या कहेंगे, जनसंख्या वितरण यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और इस पर भी प्रभाव डालता है, इस पर भी असर डालता है, ये क्यों इतना मतलब एक तरह से किसी देश में ज्यादा जनसंख्या बसा हुआ, क्यों किसी देश में कम जनसंख्या बसा हुआ, क्यों नगर में ज्यादा जनसंख्या बसा हुआ, ये भी मतलब एक तरह से इस पर भी मतलब एक तरह से प्रभाव डालने वाला जो कारक है, इसका जो कारण है, यह अवयव जो है यानी कारक है, उसी पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एक तरह से
कारक है, फैक्टर है, अवयव है, यानी जनसंख्या वितरण का प्रभाव डालने वाला आर्थिक कारक हो गया। उसके बाद हो गया आपका भौगोलिक कारक। अब आर्थिक कारक जो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है, ये वो कारक होते हैं, यानी एक तरह से वह कारक जो अर्थव्यवस्था पर असर डालता है उसको क्या कहेंगे, आर्थिक कारक कहेंगे। यानी आर्थिक कारक आप क्या समझते हैं, आर्थिक कारक यानी अर्थव्यवस्था पर यानी प्रभाव डालने वाले कारक यानी फैक्टर को क्या कहते हैं, आर्थिक कारक कहते हैं। जैसे औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मजदूरी हो गया, टैक्स हो गया, कर वगैरह इत्यादि सभी क्या है, जनसंख्या वितरण को मतलब बहुत हद तक प्रभावित करता है। और ये सब क्या है, मतलब आर्थिक कारक है, और ये जनसंख्या वितरण को मतलब बहुत हद तक क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे कि एक तरह से मजदूरी, जैसे कि गांव देहात में कम मजदूरी मिलता है तो लोग चले जाते हैं एक तरह से काम करने के लिए शहर में चल जाते हैं, तो वहां जाकर के वहां जनसंख्या बढ़ जाती है, वहां का जनसंख्या ज्यादा हो जाता है। तो वही इसी को तो कहते हैं, किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा, किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम, इसी को तो कहते हैं जनसंख्या वितरण। ठीक है, जैसे कि टैक्स हो गया यानी औद्योगिकरण, यानी शहर में ज्यादा मतलब नगर में ज्यादा औद्योगिकरण हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वहां मतलब ज्यादा काम मिलता है मजदूर लोगों को, तो वहां चल जाते हैं, वहां जनसंख्या मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, एक तरह से वहां का जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी को कहेंगे जनसंख्या का वितरण, इसी को तो कहते हैं। ठीक है, देखिए, और ये जो होता है बहुत हद तक प्रभावित करता है मतलब जनसंख्या वितरण को। साथ ही साथ नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन हो गया, मिनरल्स हो गया, आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाला अवयव है। ये सब जो है यानी ये मेन फैक्टर है, आर्थिक कारक के रूप में ये सब मेन फैक्टर है जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाला, असर डालने वाला। अब भौगोलिक कारक में कौन कौन से कारक आते हैं, यानी जियोग्राफिकल फैक्टर जो है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मतलब एक तरह से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मिट्टी हो गया, चट्टानी मिट्टी हो गया, समतल मैदान, पहाड़, पर्वत, जंगल, वनस्पति, जलवायु, आंधी, चक्रवात, मिट्टी की उर्वरक क्षमता यानी उर्वरक क्षमता आदि भौगोलिक कारक जो है एक तरह से जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालता है। अब ये कैसे प्रभाव डालता है भाई, जैसे कि समतल मैदान आपका क्या है, भौगोलिक कारक यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर है। ठीक है, जो ये क्या है आपका समतल मैदान, मैंने ये एग्जांपल लिया, ये क्या है, भौगोलिक कारक है। ये कैसे मतलब जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालता है, देखिए एग्जांपल में लिया हूं, जैसे समतल मैदान में एक तरह से समतल मैदान में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहां कृषि आसान तरीके से की जाती है, बाढ़ की वजह से लोग ऊंचे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, जिससे ऊंचे स्थानों पर जनसंख्या घनत्व बढ़ जाती है। ठीक है, यानी बाढ़ जो है, ये भी आपका बाढ़ जो है, बाढ़ भी एक तरह से भौगोलिक कारक है। इसके भी कारण जो है, इसके भी कारण यानी ये भी भौगोलिक कारक, यानी भौगोलिक कारक के कारण जो है एक तरह से बाढ़ की वजह से मतलब लोग एक तरह से ऊंचे जगह में जाकर बस जाते हैं और वहां मतलब जनसंख्या बढ़ जाता है, यानी घनत्व बढ़ जाता है। इस तरह से वहां का जनसंख्या वितरण मतलब एक तरह से डेंस हो जाता है, यानी हाई हो जाता है, वहां की जनसंख्या बढ़ जाता है, ये इसी को कहते हैं जनसंख्या वितरण। ठीक है, यानी समतल मैदान पर क्यों ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहां कृषि आसान तरीके से होता है और ज्यादा मतलब एक तरह से कृषि होता है, कृषि करने में भी एक तरह से आसानी होती है, इसलिए वहां भी मतलब जनसंख्या मतलब ज्यादा पाई जाती है। ये हो गया आपका जनसंख्या वितरण का कारण, यानी ये सब कारक जो है यानी जनसंख्या वितरण पर फैक्ट मतलब एक तरह से प्रभाव डालने वाला कारक है, भौगोलिक कारक। ठीक है, अब आगे आपको पढ़ा है कि जनसंख्या वृद्धि, यहां हम पढ़ लिए क्या, यानी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाला कारक कौन कौन से कारक, आर्थिक कारक और भौगोलिक कारक। आर्थिक कारक ये सब हो गया, भौगोलिक कारक मिट्टी उर्वरता क्षमता, समतल मैदान, बाढ़, ये सब क्या हो गया, भौगोलिक कारक हो गया। ठीक है, एग्जाम में अगर आए कि जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाले कारक या फिर अवयव पर फोकस करें, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो उम्मीद करता हूं कि आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, आपको नोट बनाते हुए जाना। ठीक है, नोट बनाते हुए जाना। देखिए मैं आपको ये पूरा तरह से बता रहा हूं, आप जो एक तरह से जो चीज आपको सही लग रहा है, यानी एक तरह से एग्जाम के व्यू से जो चीज आपको एक तरह से लग रहा है कि नहीं ये चीज पूछा जाएगा, मैं भी बता रहा हूं, मैं हर बात में एक तरह से रिपीट नहीं कर पाऊंगा ना, वीडियो के बीच बीच में बोलूंगा कि ये चीज पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए जाइए, नोट बनाते हुए जाइएगा तो बहुत बेटर रहेगा। और इसी टाइप के आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनसंख्या वितरण पर फोकस करें, जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालें, यानी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाले कारक पर फोकस करें। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आपको ये 5 नंबर के जब भी पूछे जाएंगे तो 5 नंबर के पूछे जाएंगे कि जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाले कारक का उल्लेख करें। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है, इस तरह से आंसर देना है। उम्मीद करता हूं आप सही से आंसर दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या समय के साथ बढ़ती है, जिसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी वृद्धि का मतलब क्या होता है, ग्रोथ यानी बढ़ना। किसी विशेष क्षेत्र, कोई भी विशेष क्षेत्र हो गया, राज्य हो गया, प्रदेश हो गया, देश हो गया, क्षेत्र हो गया, उपमहाद्वीप हो गया, महाद्वीप हो गया, जो भी देश आप मानिए, किसी भी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या जो है समय के साथ जो बढ़ती है तो उसी को क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या में एक परिवर्तन यानी बदलाव है। यह परिवर्तन ऋणात्मक या धनात्मक भी हो सकता है। यानी जनसंख्या वृद्धि जो है एक तरह से बदलाव है, यानी चेंजिंग है जनसंख्या में, यानी पॉपुलेशन में चेंजिंग है। और ये चेंजिंग जो है आपका पॉजिटिव भी निकल सकता है और निगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों निकल सकता है, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है जनसंख्या वृद्धि। यानी जनसंख्या
जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या में परिवर्तन है, यानी बदलाव है, ये परिवर्तन ऋणात्मक और धनात्मक में हो सकता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण, जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित कारण से होता है। क्या क्या कारण है, जनसंख्या वृद्धि क्यों होता है, यानी जनसंख्या इतना ग्रोथ क्यों कर रहा है, क्यों जनसंख्या किसी भी देश का किसी भी प्रदेश का जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, क्या क्या कारण है, तो चलिए फैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका कारण है कि चिकित्सा सेवा में सुधार, यानी चिकित्सा सेवा में सुधार। पहले लोग जो होते थे बहुत ज्यादा महामारी होते थे, बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ते थे और मर जाते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी कोई भी छोटा सा बीमारी निकला उसका दवाई निकल गया, यानी चिकित्सा सेवा में जो सुधार हो गया, जिसके कारण मतलब लोग ज्यादा दिन तक जीते हैं और एक तरह से वृद्धि मतलब उसकी स्टेबिलिटी बने रहती है, उसका अस्थायित्व मतलब उसका अस्थायी मतलब बना हुआ रहता है चिकित्सा के मतलब एतबार से, यानी चिकित्सा की मदद से, चिकित्सा सेवा की मदद से, जिसके कारण मतलब जनसंख्या मतलब में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, परिवार नियोजन के प्रति लोगों में कम रुचि, यानी परिवार नियोजन के प्रति जो है लोगों में कम रुचि है, कम ध्यान देते हैं, ये भी क्या है जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज, ये चाइल्ड मैरिज जो बच्चे में ही शादी दिला दिया जाता है बच्चों का, एक तरह से ये भी क्या है बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। कम मृत्यु दर, यानी मतलब क्या हो रहा है, मतलब ज्यादा मतलब आदमी अब नहीं मर रहे हैं, एक तरह से मरते हैं तो वो एवरेज जो लाइफ है, एवरेज जो एक तरह से यानी जो औसत जीवन बढ़ते ऐसा उसको जीकर ही मरते हैं, ज्यादा लोग अब नहीं मर रहे क्योंकि चिकित्सा सेवा में सुधार हो गया। तो ये भी एक कारण है जनसंख्या वृद्धि में। और जनसंख्या चाइल्ड मैरिज हो गया, ये बाल विवाह, ये तो बहुत बड़का कारण है, इसको रोकने के लिए सरकार बहुत बड़े मतलब प्रयास भी कर रही है, फिर भी ये नहीं रुक रहा। अब आगे है आपका कि साक्षरता में कमी, यानी लैक ऑफ लिटरेसी, यानी साक्षर में कमी, यानी एक तरह से लोग मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होती है और यानी जिस जनसंख्या में एक तरह से दिन ब दिन बढ़ते जाता है, यानी जनसंख्या ज्यादा बढ़ते जाता है साक्षरता की कमी वजह से। यानी अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो तो समझेंगे नहीं कि जनसंख्या क्या महत्व रखता है, मतलब एक तरह से जनसंख्या को रोकना कैसे है, जनसंख्या को मतलब एक तरह से उसका लेवल को जो है समान बनाए कैसे रखना। अगर पढ़े लिखे लोग होंगे, साक्षर होंगे तो वो मतलब समझ जाएंगे। लेकिन क्या है यहाँ की साक्षरता है कि यानी साक्षर में कमी है, यानी साक्षरता में ही क्या है कमी है, जिसके कारण क्या होता है कि जनसंख्या में दिन ब दिन वृद्धि होते जाता है, जनसंख्या वृद्धि होते जाता है। ये सब क्या हो गया, मेन कारण हो गया आपका जनसंख्या वृद्धि का कारण। आपको नोट बनाते हुए जाना, ठीक है, नोट आपको बनाते हुए जाना है। अब आगे आपको बताया जा रहा है कि एक तरह से भारत में जो है, यानी भारत में 2001 में कुल जनसंख्या 102.70 करोड़ और वर्ष 2011 में 121.02 करोड़। ठीक है, अब ये दोनों अंतराल यानी 2001 से लेकर 2011 के अंतराल में, यानी ये 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि हुई कितनी हुई, तो इसमें से इतने को घटा देंगे, यानी 121.02 में 102.70 का अगर घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा 18.32 करोड़ निकल जाएगा। ये आपका क्या हो गया कि जनसंख्या में वृद्धि हो गया कितना अंतराल के बीच, यानी 2001 से 2010 के बीच, यानी 10 वर्ष में टोटल जनसंख्या कितना वृद्धि हो गया, 18.32 करोड़ एक तरह से वृद्धि हो गया जनसंख्या में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको पॉइंट है, ये आपको उतारते जाना है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि 2001 में कितना जनसंख्या था और 2012 में भारत की जनसंख्या कितना था। और ये मतलब एक तरह से 2001 से ये भी, या फिर ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2001 से 2011 के अंतराल में जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ या फिर कितना वृद्धि हुआ, ऑब्जेक्टिव के रूप में कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए चलिए। अब आगे आपको बताया जा रहा है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि यानी द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या है, किसी क्षेत्र यानी किसी विशेष क्षेत्र, कोई भी विशेष क्षेत्र हो गया, प्रदेश हो गया, देश हो गया, महादेश हो गया, एशिया कंट्री या फिर अफ्रीका कंट्री, कोई भी, ब्राजील, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कोई भी विशेष क्षेत्र ले लीजिए, यानी जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है, द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन जो है किसी विशेष क्षेत्र के कुल जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को, अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी कितना लोग जन्म लिया, कितना लोग कितना बच्चे जन्म लिए, कितना लोग मरे, इसी के अंतर को, इसी के डिफरेंस को क्या कहेंगे, प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे, यानी द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, जन्म और मृत्यु के मतलब अंतर को यानी एक तरह से डिफरेंस को क्या कहेंगे, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। अब आगे जो आपको बताया जा रहा है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां कमेंट कीजिएगा, वहां मैं बता दूंगा। ठीक है, अब आगे है कि आपका इमिग्रेशन यानी अप्रवास क्या होता है। देखिए, लोगों का उस जगह से जाने की प्रक्रिया, यानी उस जगह से जाने की प्रक्रिया जहां के वो मूल निवासी है। ठीक है, यानी नेटिव है, यानी मूल निवासी है नहीं है, यानी मूल निवासी नहीं है, अप्रवास कहलाता है, अर्थात नई जगह पर जाना। यानी एक तरह से अप्रवास जो यानी इमिग्रेशन जो होता है, लोगों का उस जगह से जाने की प्रक्रिया जहां के वो मूल निवासी नेटिव नहीं है, अप्रवास कहलाता है। जहां मतलब एक तरह से मतलब अर्थात नई जगह पर जाना ही क्या कहलाएगा, अप्रवास कहलाएगा। जैसे कि एक तरह से यहां से भारत से अगर कोई अमेरिका में जाके बस गया तो वहां नया जगह हुआ तो वो क्या होगा, वहां का एक तरह से वहां वो क्या कहलाएंगे, अप्रवासी कहलाएंगे, इमिग्रेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब हाँ आपका उत्प्रवास यानी इमिग्रेशन। देखिए थोड़ा सा इमिग्रेशन ये है आपका इमिग्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा अंतर समझना आपको। ये जो है उत्प्रवास जो है मूल निवास यानी अर्थात अपना जन्म स्थान देश छोड़कर उत्प्रवास
कहलाता है, यानी देश छोड़ना ही उत्प्रवास कहलाता है। अगर भारत से यहाँ जो गया, यहाँ से भारत से गया, यहाँ से जो छोड़ करके गया, इसी प्रोसेस को कहते हैं उत्प्रवास। लेकिन वहां जो जाकर के अमेरिका में जब जाके बसा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अप्रवास। ठीक है, अप्रवास का मतलब होता है आना, उत्प्रवास का मतलब होता है जाना। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें अभी आगे मैं एक तरह से 2 लाइन लिख दिया हूं, इसका कंफ्यूजन वहां देख करके आपको दूर हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रवास और अप्रवास क्या होता है आपको समझ में आ गया कि मूल निवास यानी अर्थात अपना जन्म स्थल, अपना घर द्वार छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके, अपना प्रदेश छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाना, किसी दूसरे जगह जाना क्या कहलाएगा, उत्प्रवास यानी इमिग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ तरफ से 2 लाइन है। उम्मीद करता हूं ये 2 लाइन से आपका कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अप्रवास और उत्प्रवास के अंतर्गत। नया जगह जाना अप्रवास यानी अप्रवासी, पुराना जगह छोड़ना, मूल जगह छोड़ना उत्प्रवासी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको बताया जा रहा है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है। देखिए, वहां मैंने बताया कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, यानी द नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी एक तरह से जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि होता है वो मैंने बताया। जन्म और मृत्यु दर जो होता है, जन्म और मृत्यु दर के बीच जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। लेकिन अगर आप इसमें प्रवास अप्रवास को जोड़ देंगे और उत्प्रवास को घटा देंगे, यानी अप्रवास मतलब जो लोग प्रवास करते हैं, अप्रवास और उत्प्रवास जो होते हैं, इसको जोड़ देंगे, अप्रवास को और उत्प्रवास को घटा देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि यानी रियल ग्रोथ निकल जाएगा। पॉपुलेशन रियल ग्रोथ यानी रियल में कितना ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन, आपको वही निकल जाएगा, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि वास्तविक वृद्धि रियल ग्रोथ जो होता है, जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि के बारे में आपको पूछा जाए एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसका डेफिनेशन लिख देना कि जन्म तथा मृत्यु में अंतर और अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर के योग को क्या कहेंगे, जन्म तथा मृत्यु। देखिए आपको कैसे लिखना है, जन्म तथा मृत्यु में अंतर और अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर के योग को क्या कहेंगे, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहते हैं, यानी रियल ग्रोथ इन पॉपुलेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है। देखिए, धनात्मक वृद्धि क्या होती है, जब मृत्यु दर यानी एक तरह से मरने, जब बच्चे आदमी कम मरते लगते हैं, यानी एक तरह से जब मृत्यु दर कम, यानी जब आदमी कम मरने लगते हैं, जन्म दर अधिक तथा दूसरे देशों के लोग आकर उस देश में अस्थायी यानी परमानेंट रूप से बस जाए, तब जनसंख्या की क्या होती है, वृद्धि क्या होती है, धनात्मक होती है, अन्यथा ऋणात्मक हो जाएगी। क्या होती है, यानी जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, आप ये फॉर्मूला से समझिए, यही वास्तविक जनसंख्या। अगर ये आपका पॉजिटिव में निकला, ठीक है, ये अगर जैसे कि जन्म, यहाँ देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मान चलिए पांच बच्चा जन्म लिया आपका, ठीक है, 5 बच्चा जन्म लिया और एक बच्चा मर गया, ठीक है, 5 बच्चा जन्म लिया और एक आदमी मर गया, ठीक है, और बाहर से आ गया आपका 2 आदमी और एक आदमी देश छोड़ के चला गया, ठीक है, ये ऊपर मतलब चला गया। आप इसका जो योग निकालेंगे, टोटल 5 में 1 चला गया, 4 बचा, इधर कितना बचा, 2 में 1 चला गया, 1 बचा, ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। ये आपका पॉजिटिव में निकला ना, ये नेगेटिव में कहां निकला, तो यही तो हो गया आपका जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। अगर ये नेगेटिव में निकलता, अगर ये जो है नेगेटिव में निकलता, इसको क्या कहेंगे, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे, ठीक है। यानी ये रिजल्ट आपका, मैथ पढ़े हैं ना, मैथमेटिक्स तो जानते हैं, मैट्रिक स्टैंडर्ड में आप लोग मैथ पढ़े हैं। अगर आपका इसका रिजल्ट जो निकलेगा, अगर नेगेटिव में निकलेगा, तो आपको क्या करना है कि एक तरह से ये जो निकलेगा तो एक तरह से जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि हो जाएगा। और पॉजिटिव वृद्धि कैसे होगा, यानी जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कैसे होगा, मैंने जो अभी एग्जांपल लिया वही इसी तरह से जो पॉजिटिव रिजल्ट आया उसी को क्या कहेंगे, पॉजिटिव, यानी ये फॉर्मूला पर जैसे रिजल्ट आएगा उसी को आपको लिखना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो एक तरह से जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होगी, अगर निगेटिव आया तो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि होगी। वास्तविक जनसंख्या वाला, वास्तविक जनसंख्या यानी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, आपका ये निकल जाएगा, जनसंख्या धनात्मक वृद्धि है या फिर जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि है। अब आगे बढ़ते हैं कि जनसंख्या के परिवर्तन अवयव। देखिए ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है इस वीडियो में, ठीक है। पूरा चैप्टर में जितने भी थ्योरी हैं पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है, इसलिए आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, टेंशन एक तरह से फ्री हो जाइएगा। अब इसका आगे जो है एक तरह से बता दूंगा कि क्वेश्चन आंसर क्या है, नहीं है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर भी करना है, ये नहीं कि चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कर लिए क्वेश्चन आंसर जीत गए बार में, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करना। अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के अवयव यानी कंपोनेंट। अब ये क्या है, जनसंख्या के परिवर्तन के अवयव यानी जनसंख्या में चेंजिंग क्यों हो रहा है, किसी दिन जनसंख्या मतलब किसी साल जनसंख्या बहुत ज्यादा है, किसी साल जनसंख्या मतलब बहुत कम मतलब बढ़ रहा है, किसी साल ज्यादा बढ़ रहा है, किसी देश की जनसंख्या मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा है तो कम है। यानी जनसंख्या के परिवर्तन के अवयव यानी कंपोनेंट, यानी प्रवास हो गया, मृत्यु हो गया, डेथ हो गया, यानी एक तरह से ये तीनों जो है यानी बर्थ हो गया, मृत्यु हो गया और ये जन्म, मृत्यु और प्रवास जो हो गया, ये जनसंख्या के परिवर्तन के अवयव है। ये आपको लिख लेना, ये आपको नोट बनाना है, ये आपको नोट बनाने के लिए कभी नहीं छोड़ना नहीं है, ये नोट बनाना, ठीक है। जनसंख्या के परिवर्तन के अवयव यानी कंपोनेंट जो है वो 3 है, प्रवास, मृत्यु, जन्म, ठीक है, प्रवास, मृत्यु, जन्म, ये आपका मेन है, ठीक है। ये आपको बुक में भी दिया हुआ है कि प्रवास, मृत्यु, जन्म, ज्यादा मतलब लेंदी नहीं दिया हुआ है, प्रवास, मृत्यु, जन्म यानी जनसंख्या के परिवर्तन के अवयव दिया हुआ, ठीक है। प्रवास किसको कहते हैं, यानी एक तरह से जब लोग एक जगह से दूसरे जगह
जगह जाते क्या कहलाते हैं, प्रवास कहलाते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। मैंने बताया जाना क्या कहलाएगा, एक तरह से उत्प्रवास भी पढ़ाया, और प्रवास का दो प्रकार हो गया, उत्प्रवास हो गया, अप्रवास। उत्प्रवास अप्रवास, ठीक है, प्रवास का दो प्रकार, उत्प्रवास अप्रवास, इमिग्रेशन, उसके बाद इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ये तीन जो है आपका क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के अवयव है। जैसे कि मृत्यु हो गया, डेथ, किसी क्षेत्र की मृत्यु दर भी उस क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन लाता है। यानी ज्यादा अगर मृत्यु हो रहा है तो जनसंख्या में एक तरह से परिवर्तन आएगा ही, जनसंख्या घटेगा, ये परिवर्तन ही, घटना ही तो क्या हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। बर्थ यानी ये जो है, बर्थ जो है, जन्म जो है, यानी ये जन्म ये जो है प्रजनन क्षमता पर, एक तरह से प्रजनन क्षमता पर डिपेंड करता है। ये प्रजनन क्षमता से संबंधित कारक है, ठीक है। ये आपका तीन कारक हो गया, जनसंख्या परिवर्तन के अवयव यानी कंपोनेंट हो गया। अब आगे बढ़ते सीबीआर। सीबीआर के बारे में आप लोग जानते हो कि सीबीआर के बारे में सुनेंगे, इसको कहते हैं क्रूड बर्थ रेट, यानी क्रूड बर्थ रेट, औषधित जन्म दर। ये क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, देखिए, औषधित जन्म दर एक वर्ष में यानी एक साल में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को कहते हैं। यानी सीबीआर जो होता है, क्रूड बर्थ क्या होता है, औषधित जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को, यानी 1000 जनसंख्या कितना बच्चा को जन्म देता है, 1000 जनसंख्या से कितना बच्चा एक साल में निकल एक तरह से पैदा होता है। 1000 जनसंख्या से, सिंपल सी बात है, आपको समझना है क्रूड बर्थ क्या होता है। यानी क्रूड बर्थ रेट सीबीआर क्या होता है कि 1000 जनसंख्या एक साल में कितना बच्चा एक तरह से पैदा करता है, कितना बच्चा को एक तरह से जन्म देता है, उसी को क्या कहेंगे, सीबीआर यानी क्रूड बर्थ रेट कहते हैं, औषधित जन्म दर, ठीक है। औषधित जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को कहते हैं। यह आपका फॉर्मूला है सीबीआर निकालने का, ठीक है। यानी क्रूड बर्थ रेट औषधित जन्म दर निकालने का क्या फॉर्मूला है, कैसे क्या करना है, किसी वर्ष यानी कोई वर्ष ले लिए, किसी विशेष वर्ष में जीवित जन्म, यानी जीवित जन्म जितने भी जन्म लिए उसके बाद उसको भागा दे देना है, बटे कर देना है, ठीक है। यहाँ आपको क्या किया है, अपॉन किया है, बटे का भागा दे देना है किसी विशेष क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र कौन सा लिए, जिस क्षेत्र का आप जनसंख्या लीजिएगा उसी क्षेत्र का लीजिएगा, किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, यानी वर्ष के मध्य जनसंख्या कितना है उसको एक तरह से, ये दोनों का एक तरह से रेशियो निकालना है कि क्या किस किस के बीच रेशियो निकालना है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या के बीच आप रेशियो निकाल के 100 से यानी 1000 से गुना कर देना, कितना 1000 से 1000 से गुना कर देना, आपका सीबीआर निकल जाएगा। यानी सीबीआर वो क्या है, एक वर्ष में 1000 जनसंख्या कितने बच्चों को जन्म देता है, यही है आपका सीबीआर क्रूड बर्थ रेट औषधित जन्म दर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपका सीडीआर यानी एक तरह से क्रूड डेथ रेट, ये क्या है, क्रूड डेथ रेट यानी औषधि जन्म मृत्यु दर। ये देखिए, ये जो होता है सीडीआर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको क्या करना है, किसी विशेष मतलब क्षेत्र से किसी विशेष क्षेत्र में मृतकों की संख्या को डिवाइड कर देना है उस विशेष क्षेत्र के मध्य अनुमानिक जनसंख्या, अनुमानिक जनसंख्या यहाँ आपका था कितना, मध्य जनसंख्या, यहाँ आपका अनुमानिक जनसंख्या लिया जा रहा है, ये आपका ये दोनों का रेशियो निकालना है, उसके बाद 1000 से गुना कर देना है, आपका सीडीआर निकल जाएगा, क्रूड डेथ रेट यानी औषधि जन्म दर निकल जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए नहीं अगर समझ में आया होता, ठीक है। सीबीआर और सीडीआर क्या होता है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे आपको पढ़ना है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से कारक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। ये प्रवास को प्रभावित करने वाले, प्रवास कितने प्रकार का बताया, आप्रवास और उत्प्रवास। प्रवास कितने प्रकार का, आप्रवास और उत्प्रवास। प्रवास क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का प्रोसेस प्रक्रिया है, ठीक है। यानी प्रवास को प्रभावित करने वाले अब कारक का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो कारक है दो प्रकार के हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। यानी प्रतिकर्ष कारक फैक्टर पर एनम, इसके अंतर्गत हो गया बेरोजगारी, हो गया भूखमरी, आपदा, बाढ़, आर्थिक विस्थापन आदि, ये सब जो है ये सब प्रतिकर्ष कारक है जो प्रवास को एक तरह से यानी प्रभावित करता है। प्रवास क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी मजदूर लोग क्या करते हैं, मतलब भूखमरी अगर हो जाता है गांव में, अगर बेरोजगारी आ जाती है तो वो क्या करते हैं, प्रवास कर जाते हैं शहर, यानी गांव छोड़ करके चल जाते हैं कहां, शहर की ओर चल जाते हैं रोजगार की तलाश के लिए, यही आपका प्रवास, ठीक है। और प्रवास को जो प्रभावित करने वाला कारक है कौन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष, ठीक है। और प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत ये सब आता है। ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछ दिया जाएगा कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी किसके अंतर्गत आता है, प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत, अपकर्ष कारक के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसलिए आपको नोट बनाते हुए जाना है, कंफ्यूजन नहीं होना। आपका दूसरा कारक है प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक, अपकर्ष कारक यानी ड्रैग फैक्टर। इसमें लागू अनुकूल परिस्थिति के कारण प्रवास करने को मजबूर हो जाते हैं। इसमें जो होते हैं लोग जो होते हैं, पीपल जो होते हैं, जन जो होते हैं, इसमें एक तरह से अनुकूल परिस्थिति यानी एक तरह से उसका माहौल ही नहीं
यानी फिट बैठ रहा है, ठीक है, यानी एक तरह से बेरोजगारी का माहौल नहीं, या बेरोजगारी का माहौल नहीं होगा, ठीक है, यानी अनुकूल परिस्थिति जैसे कि यानी अनुकूल परिस्थिति जैसे कि अशांति हो गया, यानी शांति का यानी अशांति फैल गया पूरा तरह से, एक तरह से जलवायु में एक तरह से ऐसा कमी आ गया, ऐसा मतलब एक तरह से बदलाव हो गया, यानी अनुकूल परिस्थिति हो गया। इसके कारण लोग विवश होकर एक तरह से लाचार होकर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो जाते हैं। इसी को कहते हैं अपकर्ष कारक यानी ड्रैग फैक्टर, जैसे कि सुरक्षा हो गया, विकल्प हो गया। विकल्प देखिए यहाँ मैं एग्जांपल लिया हूं विकल्प, यानी विकल्प जैसे कि एक तरह से अपकर्ष कारक है। विकल्प का मतलब यहाँ ये मतलब होगा कि ज्यादा मतलब लोगों को अनुकूल परिस्थिति ऐसा हो गया कि उसके सामने कोई विकल्प ही नहीं है, कोई काम करने का विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि कौन सा काम करे कौन सा काम नहीं करे, ठीक है, यानी क्या करें नहीं करें, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं उसके साथ। तो इस स्थिति में क्या करते हैं लोग मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, प्रवास करने के लिए, ठीक है। इसी ये जो आता है आपका अपकर्ष कारक के अंतर्गत है शांति, अनुकूल जलवायु, प्रतिकूल कारक। देखिए आपको यहाँ अंतर समझना है, ये जो है आपका प्रतिकूल जलवायु जो है वो आपका प्रतिकर्ष कारक होगा, ठीक है, यहाँ प्रतिकर्ष कारक ये सो होगा। उसके बाद अनुकूल जलवायु जो होगा वो आपका अपकर्ष कारक होगा। यह आपको अंतर समझना है। यह प्रतिकूल जलवायु प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकूल प्रतिकर्ष, प्रतिकूल यह आपका पहला लेटर भी यानी पहला अक्षर भी मेन कर रहा है, ठीक है, यानी प्रतिकूल जलवायु प्रतिकर्ष कारक, अनुकूल जलवायु अपकर्ष कारक। ये भी आपका पहला शब्द जो है यानी अ और अ यहाँ एक तरह से मैच कर रहा है, ठीक है, एक तरह से याद रखने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है। यानी प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक दो कारक आप जान लिए क्या क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका कि ये आपको यहाँ फैक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। देखिए ईसा की प्रथम शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से भी कम थी, यानी ईसा की जो एक तरह से ईसा जो थे एक तरह से उसकी प्रथम शताब्दी में यानी शुरुआती शताब्दी में जनसंख्या जो थी वर्ल्ड की वो 30 करोड़ से भी कम थी, ठीक है। 1750 ईस्वी यानी औद्योगिक क्रांति के समय, यानी औद्योगिक क्रांति के समय 1750 ईस्वी के समय विश्व जनसंख्या 55 करोड़ थी, ठीक है, कितना 55 करोड़। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है या फिर औद्योगिक क्रांति के समय या फिर 1750 ईस्वी के समय विश्व की जनसंख्या कितना करोड़ थी, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 55 करोड़। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 55 करोड़, ठीक है। विश्व यानी एक तरह से कितना थी विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ 1750 में, यानी 1750 ईस्वी में यानी औद्योगिक क्रांति के समय। अब देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से तरह तरह की मशीनों का निर्माण हुआ और महामारियों के इलाज के लिए अनेक प्रकार की औषधियां भी बनी। इस तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भी जनसंख्या को बढ़ने में योगदान प्रदान किया, ठीक है। यानी एक तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी ने भी एक तरह से जनसंख्या को वृद्धि करने में यानी एक तरह से ग्रोथ करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है, योगदान निभाया है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ये बात एक तरह से पूरा तरह से फिट नहीं बैठता। तो कैसे फिट नहीं बैठता भाई, देखिए लेकिन यह बात जो है एक तरह से पूरा सच नहीं है, पूरा फिट नहीं है। जैसे कि तकनीकी, औषधि, विज्ञान, मशीन, इन्हीं सब की वजह से जनसंख्या बढ़ती है, ये बात तो पूरी तरीके से सही नहीं है, ये कुछ हद तक ही मतलब सही है, ठीक है। ये लाइन जो है आपको समझना है। देखिए एक तरह से ड्राइव करके आपको बताया जा रहा है, लेकिन पूरे तरीके से देखिए, लेकिन पूरे तरीके से, क्योंकि जितना ज़्यादा इलाज, टेक्नोलॉजी और तरह के मशीन से बढ़ता है जनसंख्या, उतना ही आप देखेंगे दिन ब दिन एक्सीडेंट हो रही है, बीमारी और बहुत से कारण की वजह से लोगों को मृत्यु हो रहा है। हाल ही में क्या हो गया कि कोविड-19 आया और बहुत से लोग को लेके चल गया, दुनिया से पूरा तरह से उठा के लेके चल गया। तो ये क्या है, मतलब एक तरह से ये सब भी कारक है जो एक तरह से जनसंख्या वृद्धि यानी जो को कम कर देते हैं, यानी जनसंख्या को मतलब कम कर देते, घटा देते हैं। जैसे कि हाल ही में कोविड-19 चल रहा है, इसका मतलब इसके कारण बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग एक तरह से दुनिया छोड़ के चल गए, ठीक है। ये सब भी कारक है, यानी सिर्फ मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी और यानी टेक्नोलॉजी, मशीन वगैरह के कारण मतलब जो है एक तरह से मतलब जनसंख्या मतलब नहीं बढ़ा। ये सब भी मतलब जैसे कि कोई महामारी हो गया, कोविड-19 अभी आ गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ये सब के कारण भी मतलब मृत्यु होती है और जनसंख्या में मतलब एक तरह से कमी आती है, ठीक है। अब आगे आपको पढ़ाया जा रहा है कि 20वीं शताब्दी में 4 गुना जनसंख्या कितना गुना बढ़ी, 4 गुना, कितनी 4 गुना। आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि 20वीं शताब्दी में जनसंख्या बढ़ी 1 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 4 गुना। तो आपको आंसर क्या दे रहा है 4 गुना, ठीक है। कितना गुना, 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुनी बढ़ी। प्रत्येक वर्ष कितना, हर एक वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 8 करोड़ जनसंख्या यानी लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं तथा बीते 500 वर्षों में मानवीय जनसंख्या 10 गुना से भी अधिक बढ़ी है। बीते 500 वर्ष यानी जो गुजरा 500 वर्ष पीछे जो गुजर गया, तो उस वर्ष में 500 वर्ष में मानवीय जनसंख्या कितना गुना, 10 गुना अधिक बढ़ा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पॉइंट ऑफ व्यू यानी एमसीक्यू के रूप में यानी एक तरह से एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। मानवीय जनसंख्या को प्रारंभ में 1 करोड़ होने में 10 लाख वर्ष से भी ज्यादा टाइम लगा था, यानी समय लगा था। मानवीय जनसंख्या को प्रारंभ में 1 करोड़ होने में 10 लाख वर्ष से भी ज्यादा मतलब वर्ष लगे थे। जैसे कि मानवीय जनसंख्या प्रारंभ में यानी आदिकाल होगा, यानी एक तरह से आदिम लोग हो गए, यानी जंगल में जब रहते थे उस टाइम मतलब एक तरह से शुरू में यानी प्रारंभ है, यानी मानवीय जनसंख्या को यानी ह्यूमन पॉपुलेशन को शुरू में एक तरह 10 लाख होने में कितना, यानी 10 लाख होने में टोटल कितना टाइम लगा था, लगभग एक तरह से यानी क्या कितना 10 लाख वर्ष भी, यानी एक तरह से 1 करोड़ होने में कितना, 1 करोड़ होने में कितना 10 लाख वर्ष से भी मतलब ज्यादा टाइम लगा था, ठीक है। अब आगे आप
आपको बताया जा रहा है कि 5 से 6 अरब, यानी 5 अरब से 6 अरब होने में विश्व जनसंख्या को 12 वर्ष लगे। यह आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है, पॉइंट ऑफ एमसीक्यू, यानी एक तरह से पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉइंट ऑफ यानी ऑब्जेक्टिव व्यू से, यानी एक तरह से ऑब्जेक्टिव के रूप में या फिर एमसीक्यू के रूप में आपको पूछा जा सकता है कि 5 से 6 अरब जनसंख्या, यानी विश्व की जनसंख्या 5 से 6 अरब होने में कितना समय लगा, तो 12 वर्ष आपको आंसर देना। ठीक है, अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि विकसित देश जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, उसके बाद ब्रिटेन हो गया, ये सब क्या है, विकसित देश। विकसित देश विकासशील देश है, जैसे कि इंडिया क्या है, विकासशील देश है। विकसित देश विकासशील देशों के मुकाबले में, कंपैरिजन में अपना जनसंख्या दोगुना करने में अधिक समय लेते हैं। जैसे कि ये हो गया, इंडिया को इतना टाइम नहीं लगेगा अपना जनसंख्या दोगुना करने में, लेकिन ये लोग को टाइम लग जाता है। अमेरिका हो गया, जापान, ब्रिटेन, ये सब क्या विकसित देश को टाइम लग जाता है, मतलब एक तरह से दोगुना करने में अधिक समय ले रहा है। यानी एक कि विकसित देश में विकासशील देश की मुकाबले जनसंख्या कम बढ़ रही है। यानी जैसा कि इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब जो है विकासशील देश है तो वहां जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, और जो विकसित देश है वहां जनसंख्या कम बढ़ रही है। जैसे कि विकसित देश का एग्जाम्पल कौन कौन हो गया, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। विकासशील देश हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जनसंख्या विस्फोटक यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, जनसंख्या विस्फोटक। यानी सिंपल सी बात है, किसी क्षेत्र यानी किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या का तेजी रफ्तार से बढ़ना, यानी तेज रफ्तार से बढ़ना है जनसंख्या का विस्फोट कहलाता है। यानी खूब जनसंख्या बढ़ रहा है, यानी ताबड़तोड़ जनसंख्या बढ़ रही है, इसी को कहेंगे जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये किसी भी क्षेत्र के लिए मतलब किसी भी देश का एक तरह से बहुत बड़ा विकल्प होता है तरक्की करने में, या फिर वो एक तरह से उसके पास अगर संसाधन है, वो अगर जैसे कि जनसंख्या विस्फोट अगर होता है तो उसके पास अगर संसाधन है उसको कवर करने के लिए, वो संसाधन को एक तरह से मानव को एक तरह जनसंख्या को पालन पोषण करने के लिए उसके पास अगर संसाधन है तो वो देश पूरा तरक्की करेगा। अगर उसके पास अगर संसाधन नहीं है, उसके पास अगर कमी आ गया तो एक तरह से वो देश पूरा तरह से कंगाल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भी एक तरह से जनसंख्या विस्फोट को एक तरह से अच्छी चीज है, ये भी एक तरह से बुरी भी चीज है। यानी ज्यादा अगर जैसे कि जनसंख्या मतलब खूब बढ़ रहा है, देश के पास पर्याप्त साधन है ही नहीं, संसाधन है ही, तो जनसंख्या अगर बढ़ रहा तो क्या होगा, भूखमरी आ जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगा। अगर वहां की जनसंख्या मतलब बढ़ रहा है, खूब बढ़ रहा है, तो जनसंख्या भी खूब अगर पहले से रखा हुआ, संसाधन भी खूब है वहां का, तो वहां कोई दिक्कत नहीं। वहां जनसंख्या जितना बढ़ेगा उसको मतलब एक तरह से मानवीय संसाधन के रूप में इस्तेमाल करेगा और वो देश कितना मतलब विकास करेगा, विकास का रास्ता में तेजी से पूरा दुनिया में आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी एक तरह से इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या का तेजी से बढ़ना ही क्या कहलाएगा, जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। जनसंख्या का ह्रास भी एक चिंता का विषय है, यानी जनसंख्या जो घट रहा है ये भी एक चिंता का विषय, यानी ये एक तरह से चिंता का मतलब एक तरह से सब्जेक्ट है जो है ये सूचित करता है, यानी जनसंख्या का ह्रास यानी कमी जो है ये सूचित करता है, इंडिकेट करता है कि जनसंख्या के लिए उपलब्ध संसाधन जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए अपर्याप्त है, यानी कम है। अपर्याप्त का मतलब क्या होता है, कम है। यानी जनसंख्या जब घट रही है, ह्रास हो रही है, तो इसका मतलब यही होता है कि जनसंख्या को जो एक तरह से भरण पोषण के लिए जो चाहिए, खाने पीने का जो भी सामान चाहिए, तो उसके लिए मतलब एक तरह से ये कम है देश के पास, जिसके कारण क्या हो रही है कि जनसंख्या में कमी हो रही है, बीमारी के कारण मर जाता है, भूखमरी के कारण मर जाता है, यानी भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन है ही नहीं, मतलब अपर्याप्त है, तो इसके कारण भी मतलब ये भी एक तरह से चिंता का विषय है। ठीक है, अब आगे आपको बताया जा रहा है कि एड्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स महामारी की वजह से अफ्रीका में यानी CIS स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल कुछ हिस्सों में मृत्यु का दर बढ़ गया है। यानी एक तरह से एड्स के कारण अफ्रीका हो गया, CIS अफ्रीका यानी स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल कुछ हिस्सों में क्या हो गया कि मृत्यु जो डेथ रेट जो है, मृत्यु का दर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। यह एड्स औसत जीवन का प्रत्याशा घटा देती है। भाई औसत जीवन का प्रत्याशा कैसे घटाती है, जिसको भी एड्स पकड़ा अगर वो 60 साल अगर जीना एक तरह से उसका अगर जिंदगी अगर वो एड्स से नहीं रहता, उसको अगर वो 60 साल जीता, अगर उसको एड्स पकड़ लिया तो उसका जीवन प्रत्याशा घट गया, तो इसका मतलब ये होगा कि 60 साल से भी अब कम जी पाएगा वो आदमी। ठीक है, यही आप कहा कि एड्स जो है औसत जीवन प्रत्याशा को घटा देता है, डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, अब आगे आपको बताया जा रहा है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 1.64%। 1.64% कितना, 1.64% आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो आपका आंसर क्या दे रहा है 1.64 यानी 1.64% है। ठीक है, जनांकीय संक्रमण की क्या होता है कि यह एक सिद्धांत है, ये जो है जनांकीय संक्रमण यह एक सिद्धांत है जिसका इस्तेमाल जो होता है, जिसका प्रयोग, जिसका यूज किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या का वर्णन और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जाता है। यह क्या है, जनांकीय संक्रमण एक सिद्धांत है जिसका इस्तेमाल, जिसका उपयोग, प्रयोग, यूज किसी क्षेत्र के जनसंख्या का वर्णन, और यानी वर्णन मतलब एक तरह से जनसंख्या कैसा है नहीं है, मतलब वर्णन एक तरह से एक तरह से विश्लेषण और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जाता है। किसके अंतर्गत, जनांकीय संक्रमण के अंतर्गत। इस सिद्धांत के 3 अवस्था, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और अंतिम अवस्था। ठीक है,
तीन अवस्था है जनांगीय संक्रमण का, प्रथम, द्वितीय और अंतिम। अब प्रथम अवस्था में क्या होता है कि जनांगीय संक्रमण में ये क्या होता है, प्रथम अवस्था, इसमें प्रजननशीलता और मृत्युता उच्च होती है। आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि जनसंख्या जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में क्या होता है, प्रजननशीलता कम होती है, ज्यादा होती है, उच्च होती है या फिर नहीं, ये क्या मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर क्या देना है, प्रजननशीलता जो होगा क्या होती है, प्रजननशीलता और मृत्युता जो है उच्च होती है प्रथम अवस्था में जनांगीय संक्रमण के। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, यही महामारी के कारण क्या होगी, जनसंख्या क्या होगा, धीमी होगा। अधिकांश लोग कृषि करते हैं, अशिक्षित और जीवन प्रत्याशा निम्न होता है। ये प्रथम अवस्था का आपका ये क्या होगा कि प्रॉपर्टी हो गया, विशेषता हो गया, आपको नोट बनाते हुए जाना है। जनांगीय प्रथम अवस्था हो गया। प्रथम अवस्था का विशेषता क्या है, इसमें प्रजननशीलता और मृत्युता उच्च होती है, जनसंख्या वृद्धि धीमी से होती है और अधिकांश लोग कृषि से जुड़े हुए रहते हैं, अशिक्षित और जीवन प्रत्याशा यानी एक तरह से एवरेज औसत जो जीवन प्रत्याशा यानी एक तरह से लाइफ जीने का यानी जिंदगी जो एक तरह से जीवन का औसत वैल्यू जो होता है और जीवन का औसत जो समय होता है वो कम होता है, निम्न होता है। ठीक है, अब द्वितीय अवस्था यानी सेकेंडरी फेज जो है यानी सेकेंडरी सिचुएशन जो है आपका शुरुआती में जो होता है प्रजननशीलता उच्च होती है किंतु समय बढ़ने के साथ घटने लगती है, स्वास्थ्य में सुधार, मृत्युता में कमी, जनसंख्या का शुद्ध योग उच्च होता है। इसमें जो होता है जनसंख्या का शुद्ध योग उच्च होता है द्वितीय अवस्था में। किसका द्वितीय अवस्था में, जनांगीय संक्रमण का द्वितीय अवस्था में। ठीक है, अब अंतिम अवस्था जो है मृत्युता और प्रजननशीलता दोनों घट जाती है। इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों घट जाता है और यह प्रथम अवस्था में क्या होता है कि इसमें दोनों उच्च रहता है। ठीक है, और अंतिम अवस्था में दोनों क्या हो जाता है, घट जाता है, मृत्युता और प्रजननशीलता। किसके अंतर्गत, प्रजनन यानी जनांगीय संक्रमण के अंतर्गत हम लोग तीन अवस्था पढ़ रहे हैं। जनसंख्या मंदी से बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है, जनसंख्या नगरीय और शिक्षित होते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, अंतिम जो अवस्था है इसमें जनसंख्या नगरीय और शिक्षित होते हैं। लेकिन इसमें क्या प्रथम अवस्था में कि जनसंख्या अशिक्षित और जीवन प्रत्याशा इसमें कम होती है। ये तीन अवस्था होगी आपका जनांगीय संक्रमण का नोट बनाते हुए जाना। ठीक है, अब आगे आपको पढ़ना है थॉमस माल्थस का सिद्धांत। ये थॉमसन माल्थस कौन है भाई, देखिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और 1798 में इस सिद्धांत के अनुसार लोगों जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा बढ़ेगी। यानी इनके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी और युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। ये कह रहे हैं माल्थस साहब, कह रहे हैं कि जनसंख्या जो है एक तरह से खाद्य की आपूर्ति की अपेक्षा बढ़ेगी। मतलब खाद्य जो होगा यानी जो भी खाने पीने का सामान होगा यानी जो भी खाद्य पदार्थ होगा उसकी अपेक्षा जो है जनसंख्या खूब बढ़ेगी। मतलब जो एक तरह से लिमिट रहेगा, खेती का जो भी उत्पादक है, जो भी उत्पाद जो बनते हैं वो लिमिट में रहेगा, लेकिन वो एक तरह से कम बढ़ेगा और जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये कह रहे हैं माल्थस साहब अपने सिद्धांत में। और इसका जो परिणाम होगा, इसके कारण ज्यादा अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो भूखमरी आ जाएगा, अकाल आ जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ मतलब जो खाद्य जो है वो आपका एक तरह से वो लिमिट है, वो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। ये सिद्धांत यही कह रहा है आपको। ठीक है, और इसमें इसके कारण क्या होगा, जनसंख्या अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो अकाल आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी। उसके बाद युद्ध द्वारा, अब ये आपको कहना है अचानक इसमें मोड़ रहा है, देखिए युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट आ जाएगा। लेकिन अचानक क्या हो जाएगा कि जनसंख्या खूब बढ़ गया, खूब हो गया, बीमारी भी बढ़ गया, अकाल भी बढ़ गया। लेकिन अचानक जो होगा, अचानक क्या हो जाएगा कि युद्ध हो जाएगा बहुत बड़ा, मतलब कोई भी युद्ध हो जाएगा। ये अपने अनुमान लगाया है थॉमस माल्थस साहब अपने सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं कि युद्ध हो जाएगा और इसमें अचानक गिरावट आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत सारे लोग मारे गए, तो बहुत सारे लोग उस टाइम मर गए थे। तो यही बात आपको करें कि कोई भी युद्ध हो जाएगा और अचानक इसमें गिरावट आ जाएगा, यानी एक तरह से अचानक गिरावट के रूप में सामने आ जाएगा। ठीक है, सामने आएगा। यही है आपका थॉमस माल्थस का सिद्धांत जो 1789 में दिए थे। अब थॉमस माल्थस साहब कहाँ गए थे इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, थॉमस माल्थस साहब का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1776 ईस्वी में। कब, यूके में। कब हुआ था, 1776 ईस्वी में। कहाँ, यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की थी। ठीक है, ये कहाँ से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है थॉमस माल्थस साहब ने। ठीक है, चैप्टर का थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया। यानी ये चैप्टर यानी विश्व जनसंख्या यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया इसी वीडियो में। ठीक है, आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया। आप एक तरह से ध्यान से सुनिए। देखिए, इस चैप्टर का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू है वो कवर करा लिया गया है, पहले ही कवर करा लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो था ये वीडियो डिलीट हो गया था, पता नहीं क्या कारण था, ये वीडियो डिलीट हो गई थी जिसके कारण ये दोबारा अपलोड करना पड़ रहा। ठीक है, ये दोबारा अपलोड करना पड़ा। और इस चैप्टर का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू है उसके वीडियो का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां जाकर के आप इस चैप्टर के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यू है उसको आप कवर कर लीजिए, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा कंप्लीट। देखिए, आपको यहाँ एक तरह से कंप्लीट हो गया सेकंड चैप्टर। आपका सेकंड चैप्टर क्या नाम था, विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहाँ आपको इतने आप लोग को बोलते हैं तो आप लोग एक तरह से सपोर्ट नहीं करते, आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट की जा रही है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों से सब्सक्राइब एक तरह से आप लोग लाइक कीजिए प्लीज, एक तरह से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि एक तरह से चैनल पर बहुत सारे वीडियो भी डिलीट हो गए, जिसके कारण हम लोग एक तरह से जो है एक तरह से बहुत सारे लोग तक मतलब एक तरह से यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ से इतना मतलब हेल्प नहीं मिला। और प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में एक तरह से मतलब एक तरह से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अगर आप पहली बार आए हैं, ठीक है, इस चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। बहुत सारे वीडियो डिलीट हो गए, हम लोग जल्दी कोशिश करते हैं वो सारे वीडियो को अपलोड करने का, ठीक है। ये वीडियो डिलीट हो गया था जिसके कारण हम लोग को दोबारा अपलोड करना पड़ा। अगर जिसको भी मतलब जिसका भी कंप्लीट नहीं हुआ ये वीडियो को देखें और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें, और ये चैप्टर के अंतर्गत पूरा चैप्टर कंप्लीट यानी पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया है और कोई थ्योरी बाकी नहीं बचा आपका चैप्टर सेकंड का विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन का। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।